गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम वेक्टर का प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। आज भी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम एक देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्वेश्चन क्या है जो समझिए, क्वेश्चन को समझिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, मान लो इस साइड ईस्ट हो गया, इस साइड वेस्ट हो गया, इस साइड नॉर्थ हो गया, इस साइड साउथ हो गया, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। किसके साथ? ईस्ट के साथ। और एक वेक्टर बी दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ? वेस्ट के साथ, ठीक है। एक वेक्टर और दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सी वेक्टर है, और ए मान लीजिए इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन ये है फाइंड एंगल बिटवीन किसके किसके बीच। देखिए फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वाला ए वेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि माइनस सी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि एंगल बताइए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा, सॉरी। तो आपको एंगल निकालना है, बता सकते हो कितना होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर? जल्दी बताइए, 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता है ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर किधर है? इधर। माइनस बी किधर होगा? देखो तो इधर, यहाँ पे देखिए, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। तो ए वेक्टर जो है अभी कितना एंगल पे है? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। तो ये 30 डिग्री पे है, ए वाला कौन सा वेक्टर है भाई? तो ए वेक्टर है, ठीक है। चलिए माइनस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इधर है, तो माइनस बी किधर होगा? इधर होगा। और कितना डिग्री पे होगा? 60 डिग्री पे होगा ना भाई। तो माइनस बी वेक्टर इधर होगा और कितना एंगल पे होगा?
60 डिग्री पे होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में बोल रहा है कि एंगल बताइए क्या होगा। तो देखो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो ऑरिजिन पे बी माइनस बी वेक्टर का हेड आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑरिजिन पे टेल को लाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि आगे की ओर बढ़ाएंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखने का क्या क्राइटेरिया है कि टेल जो होना चाहिए दोनों वेक्टर का एक पॉइंट पे लाई करना चाहिए, या हेड जो है दोनों वेक्टर का एक पॉइंट पे लाई करना चाहिए, तभी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइनस बी वेक्टर को हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस माइनस बी वेक्टर को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो माइनस बी वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब सोचो कि अगर ए वाला एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ए वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं। अगर ए 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए 60 तो ए भी कितना, 60 डिग्री। अब थोड़ा सा समझो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखने का क्राइटेरिया क्या है, दोनों का टेल एक पॉइंट पे लाई होना चाहिए। तो देखो तो ए वेक्टर का भी टेल यहीं पे है और माइनस बी वेक्टर का भी टेल यहीं पे है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। तो देखो तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा भाई, यही वाला होगा ना, हाँ यही वाला होगा स्मॉलेस्ट एंगल। कितना, 60 प्लस 30। तो पहले का आंसर आ गया कितना, 90 डिग्री। कितना आ गया आंसर, 90 डिग्री। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आया समझ में, आ गया, क्लियर हो गया। चलिए तो पहले का आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं, माइनस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो देखो इसको लिख लो पहले, उसके बाद अच्छा अलग बना देते हैं। माइनस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देखो तो ये तो फर्स्ट था, सेकंड यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड ईस्ट को लिखेंगे, इस साइड वेस्ट हो गया, इस साइड नॉर्थ हो गया और इस साइड साउथ हो गया। क्या है, माइनस बी वेक्टर। तो देखो बी इधर है तो माइनस बी किधर होगा, इधर होगा ना भाई। तो माइनस बी किधर होगा, इधर होगा। मैंने कर लिया माइनस बी वेक्टर को इधर, कितना डिग्री बना रहा है वेस्ट के साथ, 60 डिग्री बना रहा है। हो गया क्लियर। एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर देखो कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। तो सी वेक्टर जब 30 बना रहा है तो यानी सी वेक्टर जो होगा वो तो ए वाला होगा, बोलिए। और ए वाला कितना बना रहा है, 30 डिग्री। बोलो बना रहा है ना। अब देखो एंगल बिटवीन हमको टू वेक्टर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले टेल को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि या तो इसको आप ऊपर लेके चले जाओ तो दोनों का हेड एक पॉइंट पे आ जाएगा, या तो दोनों का हेड एक पॉइंट पे आ जाए, नहीं तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे आ जाए, या तो फिर इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ही आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। जब इसको आगे की ओर बढ़ा दूंगा तो अब देखो माइनस बी वेक्टर आ गया यहाँ पे। अब ए वाला 60 है तो डेफिनेटली ए वाला एंगल कितना होगा भाई, जल्दी बताइए, 60 डिग्री होगा, होगा ना। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना आ जाएगा, यही वाला ना स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और ए एंगल कितना होगा स्मॉलेस्ट, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आइए अच्छे से समझते हैं। थर्ड जो बोल रहा है वो बोल रहा है माइनस सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व कर दे रहे हैं। इधर आइए, इस साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। माइनस सी वेक्टर, सी वेक्टर किधर है, इधर। तो सी वेक्टर जब इधर है भाई तो देखो इधर,
इधर पहले देखिए कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो सी वेक्टर को हम इधर कर दिए, ऐसे ही है ना, लेकिन माइनस सी बोल रहा है, तो माइनस सी बोल रहा है तो एरो किस साइड हो जाएगा, इस साइड। तो ए हो गया माइनस सी वेक्टर। कितना एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है साउथ के साथ। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एंड माइनस ए वेक्टर, माइनस ए करोगे तो इसका भी एरो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो और कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो ए वाला लाइन हो जाएगा और इसका एरो किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। एंगल कितना होगा ये वाला भाई, 30। बोलो होगा। अच्छा, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा। कंडीशन क्या है, या तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे लाई करे, नहीं तो दोनों का हेड एक पॉइंट पे लाई करे। यहाँ पे देखो दोनों का हेड जो है एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ए वाला होगा या ए वाला होगा। तो आंसर है ए वाला होगा ना स्मॉलेस्ट एंगल यार। बोलो, तो 30 + 30 कितना, 60, और 60 + 90 कितना, 150। तो आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड का 150 डिग्री, 150 डिग्री। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत इतना समझने में, बोलो। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि हाँ सर दिक्कत है। नहीं ना, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ आगे। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लीजिए तो अच्छे से, बिल्कुल एकदम क्लियर विजिबल होगा आप लोग को। चलिए हो गया, आगे बढ़ूँ, गुड। हटाता हूँ, हटा दूँ ना, चलिए। देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए। बोलता क्या है कि a man travels 10 meter due east, 10 meter due east and again 10 meter and again 10 meter in direction 60 degree north of east, 60 degree north of east, 60 degree north of east. Draw displacement of man, या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट लिख दो, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। रिप्रेजेंट करना है आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कहता है। कहता है एक मैन है जो ट्रेवल करता है 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड अगेन 10 मीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या करना है, आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, समझिए इस तरह से।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड क्या है ईस्ट, इस साइड क्या है वेस्ट, इस साइड क्या है नॉर्थ, इस साइड क्या है साउथ है। ए मैन ट्रेवल 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में कितना वो ट्रेवल करता है मैन 10 मीटर। तो हम यहाँ से डायग्राम बनाएंगे और 10 मीटर को ट्रेवल करा देंगे, ठीक है 10 मीटर। इसके बाद एंड अगेन 10 मीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ से 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करता है, जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे डायग्राम बनाऊँ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को। तो अगर हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे एक हम लाइन खींचेंगे, समझना इस चीज़ को। इधर ईस्ट होता है तो इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ और इधर क्या होता है वेस्ट, यही होता है ना। तो 60 डिग्री क्या बोल रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ 60 डिग्री बना रहा है। और कितना ट्रेवल किया है 10 मीटर। तो 10 मीटर ट्रेवल किया और 60 डिग्री कहाँ बना रहा है ईस्ट के साथ, मतलब वो मैन यहाँ से ऐसे चला होगा और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ गया होगा। तो बोला है रिप्रेजेंट करो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन को। तो रिप्रेजेंट कैसे करिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन क्या होगा ए वाला होगा, यही ना होता है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आप लोग पढ़े होंगे ना क्लास 9th में। तो यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही जो होगा वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन होगा ना भाई, यही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन होगा। इसी तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तब। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 14 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 14 देखो इधर, कॉन्सेप्ट नंबर 14 एक होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर देखो क्या होता है, वेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर is equal to 90 degree, is equal to 90 degree, then it is called orthogonal vector, then it is called orthogonal vector, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी बोलता है क्या कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि ए वेक्टर इधर है, ठीक, और बी वेक्टर इधर है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये कैसा कहलाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा। कैसा वेक्टर ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट जो आता है कॉन्सेप्ट नंबर 15, कॉन्सेप्ट नंबर 15 वो आता है कोलिनियर वेक्टर के बारे में। किसके बारे में कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। इस चीज को समझो क्या होता है कोलिनियर वेक्टर। व्हेन टू वेक्टर lies in same line, when two vector lies in same line and same direction
and same direction, then it is called collinear vector. Then it is called collinear vector. समझो इस चीज को क्या बोल रहा है। बोलता क्या है कि जब दो वेक्टर लाई करता है सेम लाइन पे एंड सेम डायरेक्शन होता है तो ऐसे वेक्टर को क्या हम बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी पे क्या है, दूसरा वेक्टर बी है, सेम लाइन पे, यहाँ पे क्या है, बी है, सेम लाइन पे देखो तो लाई कर रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो चलिए इसको क्या करिए, आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यही था ऑर्थोगोनल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया है समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। यही था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए लिख लिए होंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, खत्म हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, हम बढ़ रहे हैं। हेडिंग दीजिएगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या हेडिंग देना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। हेडिंग दीजिए। देखो, दो वेक्टर का ऐड करने का बहुत सारा रूल्स होता है, या बोल सकते हो बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें से एक जो मेथड है हमारा वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, समझ रहे हो? कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारे मेथड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो इस सारे मेथड के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और बारी बारी से समझेंगे। आज जो हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो कि ए वाला वेक्टर ए है, ए वाला वेक्टर क्या है, ए, और ए वाला वेक्टर मान लीजिए बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और कोई हमसे पूछ दिया है कि बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। देखो, हम लोग बचपन से जोड़ते आ रहे हैं, ऐड करते आ रहे हैं कि 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो इक्वल टू 5 मैंगो, 4 बनाना प्लस 5 बनाना इक्वल टू 9 बनाना। तो वहाँ पे जो हम लोग ऐड करते आ रहे थे, एडिशन जो सीखते आ रहे थे, उसमें हम लोग न्यूमेरिकली ऐड करते थे। क्या करते थे, न्यूमेरिकली, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता था, डायरेक्शन नहीं होता था। समझ रहे हो ना? अब हम लोग क्लास 11th में वैसे चीज़ को ऐड करने के लिए सीखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ सीखेंगे। अभी तक हमने वो उस चीज़ को एडिशन करने के लिए सीखा था, उस चीज़ को सब्सट्रैक्शन करने के लिए सीखा था, उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सीखा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। अब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वैसे चीज़ का करना सीखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अभी तक हम लोग ये चीज़ नहीं सीखे थे, लेकिन अब हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। समझ गए? तो देखो, यहाँ पे ए वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यहाँ पे बी वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें।
तो हम इस चीज़ को कैसे ऐड करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ हमको सीखना है, समझ गए। इसके बाद सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है, सारा चीज़ सीखेंगे। तो पहले देखो इसमें, अब देखो अगर ये दो वेक्टर को जोड़ना है तो उसके लिए कुछ रूल है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, जो कि हमको फॉलो करना होता है, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 पे हम लोग ध्यान देते हैं कि रूल 1 क्या कहता है, समझो इस चीज़ को। रूल 1 देखो रूल 1 क्या कहता है, बोलता है क्या कि अरेंज द गिवन वेक्टर, क्या बोलता है, अरेंज द गिवन वेक्टर, arrange the given vector in such a manner, in such a manner, in such a manner that head of one vector, head of one vector lies tail on other vector, tail on other vector। एक कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फर्स्ट रूल, क्या कहता है, कहता है दिए हुए वेक्टर को इस तरह से अरेंज करिए कि पहले के हेड पे दूसरे का क्या आ जाए, टेल आ जाए। मतलब हेड ऑफ वन वेक्टर लाइज टेल ऑन अदर वेक्टर, मतलब पहले के हेड पे दूसरे का क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर जैसे है मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर यहाँ पे है, ठीक। अब पहले के हेड पे बी वेक्टर का क्या लाना है, टेल लाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर लगाना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर लगाने का क्या रूल कहता है, वेक्टर में बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। तो इसको उठा करके, यहाँ से उठा करके हम कहाँ पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो देखो बी वेक्टर को उठाए और हम कहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए, लेके आ सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो तो बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कितना बनाएगा बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल, जल्दी बताओ कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, बनाएगा ना। तो देखो तो फर्स्ट रूल एकदम क्लियर हो गया, बोलो कोई दिक्कत, पहले के हेड पे दूसरे का क्या ले, टेल लाया, अरेंज द गिवन वेक्टर इन सच ए मैनर दैट हेड ऑफ वन वेक्टर लाइज टेल ऑन अदर वेक्टर, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए रूल सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड, समझो इस चीज को कि रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड पे आते हैं, देखिए रूल सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड दिख रहा है ना भाई, रूल नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, कहता है द लाइन ज्वाइनिंग between tail of first vector, tail of first vector tail of first vector and head of second vector and head of second vector is the resultant of given vector, resultant of given vector, and
its direction is away from the tail of first vector and towards the head of second vector. बोलो समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टुवार्ड्स द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? चलो अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल क्या होगा जो समझिए। मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना ये चीज़, इसको पहले लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको पहले क्या करिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद सेकेंड रूल के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट रूल के अनुसार तो डायग्राम बन गया, सेकेंड रूल के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। पहले ये चीज़ आप लिख लीजिए, लिखिए तो फटाक से। चलिए अब आप लोग लिख लिए होंगे, आगे बढ़ें। चलो देखो आगे क्या होगा। अब देखो सेकेंड रूल के अनुसार कैसा डायग्राम बनेगा, इधर ध्यान दीजिए। सेकेंड रूल के अनुसार कैसा डायग्राम बनेगा समझिए थोड़ा। देखो फर्स्ट रूल के अनुसार क्या था जो समझिए। इधर क्या था भाई? ए वेक्टर था या नहीं था? ए वेक्टर। इधर क्या था? बी वेक्टर था ना? बोलो भाई कौन सा वेक्टर था? बी वेक्टर। अच्छा तो क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यही है ना? और बोलता है क्या कि इसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टुवार्ड्स द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, मतलब इधर होगा डायरेक्शन, यही होगा ना? अच्छा अब देखो ए वेक्टर ए है, बी वेक्टर जो है हमारा वो कौन सा है भाई? देखिए इधर ध्यान दो, बी वेक्टर कौन सा है? ए वाला है। ए वाला कौन सा वेक्टर है? बी। हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट ए आ गया। अब हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसका सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, ठीक है? तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें थोड़ा सा बताओ। ए वाला एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ? बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा था? थीटा। तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा? थीटा। अब सोचो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते और आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, और वो कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। इस पे क्या करते हैं हम? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये कितना डिग्री हो गया भाई? 90 डिग्री हो गया। बोलो हो गया ना 90 डिग्री का एंगल। अब देखो नाम देते हैं, ए ओ दे दिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, ठीक है?
अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अब हम आराम से इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पता क्या है, हमारी इसमें थोड़ा सा मजबूरी है। मजबूरी ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो एक चीज़ हमको पता है और एक चीज़ हमको पता है, लेकिन ए वाला चीज़ पता नहीं है, और ना तो हमको यही चीज़ मालूम है कि ये कितना है। तो ये सारा चीज़ क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ए वाला निकालना पड़ेगा और ए वाला निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा, हम चलते हैं इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में। जब ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो देखो क्या होगा, हम इसमें लगाते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा, जल्दी बताओ। बी सी बाई बी होगा ना, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, बी साइन थीटा। बोलो आ गया। अब हमको ए वाला चीज़ पता हो गया ना, अब हमको ए वाला चीज़ निकालना है, तो कॉस थीटा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी बाई कितना, बी। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी बताइए, बी कॉस थीटा आ गया। देखो ध्यान से, आ गया कि नहीं। अब तो हम आराम से इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बोलो यार, कर सकते हैं ना। ए भी चीज़ पता हो गया, ए भी चीज़ पता हो गया, ए वाला हमको निकालना है और यहाँ से ए भी पता है, तो लगा सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, इसमें मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल किसके किसके बीच में, जल्दी बताओ। ओ बी सी में, इन ट्रायंगल ओ बी सी में, ठीक। अब जब ट्रायंगल ओ बी सी में आप देखोगे तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए और प्लस ए बी का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। ओ बी को लिख सकते हैं ना, ए ओ बी है, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, तो वही किए, ओ ए प्लस ए बी का क्या कर दिए, स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। रहने दो जैसे है वैसे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आर का स्क्वायर अगर हम निकालूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का वैल्यू कितना है, जो बताइए। ओ ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू कितना है, ए, तो ए प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर। बोलो होगा। बी सी तो कितना, बी साइन थीटा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, जो बताइए। निकलेगा ना, क्या होगा भाई, बोलो। इसका ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो होगा, प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए होगा। अच्छी बात। तब देखो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रहने दीजिए, बी स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। और प्लस क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा होगा कि नहीं। अच्छा, आप लोग ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझूँ या फिर इधर कर लूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, देखिए
तो r का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू जल्दी बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा। तो r इजकल टू कितना आ जाएगा, r इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आएगा ना, बोलो यही चीज आ जाएगा। एक चीज जो हमको निकल गया वो रिजल्टेंट निकल गया। क्या निकल गया, रिजल्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड निकला है। अभी तक रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकला है, मैग्नीट्यूड निकला है। देखो क्योंकि आर वेक्टर पे एरो नहीं ना है, जब एरो नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, अच्छा। और अगर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अभी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आर ऊपर में एरो दे दिए तो इसको किसके अंदर डाल दो, मोड के अंदर। इसका मतलब यही हुआ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर के किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। तो इतना इजकल टू भी क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपको जैसे लिखना है वैसे लिखिए, ठीक है। सिर्फ r लिखते हो, ऊपर में एरो नहीं देते हो, इसका मतलब भी हुआ कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर ऊपर में एरो देते हो लेकिन मोड के अंदर लिखते हो तो इसका भी मतलब हुआ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। अब आपको जैसे मन करे वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इतना समझने में किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ूँ ना। अच्छा, अब देखो, आप 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो जोड़ते हो तो क्या आपको मिलता है, 4 मैंगो मिलता है। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, उसका डायरेक्शन नहीं निकाले। ध्यान से देखो, अभी तक हमने वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। रिजल्टेंट का क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम निकाले हैं, नहीं निकाले। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा समझिए। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है विथ ए वेक्टर के साथ। किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो क्या होगा समझो, अगर मैं निकालूं टेन अल्फा, क्या निकालूं, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी BC बाई OB होगा। क्या होगा, BC बाई OB होगा। बोलो होगा ना, अच्छी बात। तो टेन अल्फा इजकल टू BC का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा, तो B साइन थीटा, BC का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा। OB को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AB लिख सकते हैं ना। तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, B साइन थीटा डिवाइडेड बाई OA का वैल्यू कितना, A, तो A प्लस AB का वैल्यू कितना, B cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, B cos थीटा, हो गया। तो अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। बोलो होगा, ये चीज होगा ना। और ये जो अल्फा एंगल बन रहा है वो किसके साथ है, अल्फा बन रहा है, जल्दी बताओ, विथ ए वेक्टर के साथ। किसके साथ, विथ ए वेक्टर के साथ। अब सोचो, ये आप लोग टेन इनवर्स निकालने के लिए जानते हैं, कॉस इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए जानते हैं। अब देखो, इनवर्स फंक्शन कोई बच्चा 9-10 में पढ़ लिया होगा, ठीक है। कोई बच्चा है जो 11th में पढ़ लेगा कि कैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि अल्फा इजकल टू क्या होगा, टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इस फॉर्मूला के मदद से
हम ए वाला एंगल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ए अल्फा को निकाल लेंगे। जब अल्फा निकाल लेंगे तो हम लिख सकते हैं ना कि रिजल्टेंट जो है आर वेक्टर जो है एट एन एंगल अल्फा है विथ ए वेक्टर के साथ। तो मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ से निकाल ही लिए, प्लस ए एंगल निकाल करके हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया ना। अच्छा देखो, बहुत सारा बच्चा ये इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए जानता होगा, लेकिन जो बच्चा नहीं जानता है तो जब वेक्टर के बाद हम बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, आर अगर लिखा है ऊपर एरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर ऊपर एरो में है और अगर उसको मोड के अंदर डाल दिए उसका मतलब भी क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन भी हम निकाल लिए ना। कोई दिक्कत है तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्या करिए, लिखिए।